हेलो एवरीवन। कल के वीडियो में लास्ट का जो वीडियो पोर्शन था उसमें थोड़ा साउंड इश्यू हो गया था, इसलिए वीडियो पूरी अपलोड नहीं हो पाई थी। तो हमने कल डिस्कशन कर लिया था साइन थीटा तक। साइन क्या होता है? साइन इज एक्टिंग एज एन ऑपरेटर और थीटा वो एंगल होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे होते हैं। अगर मैं किसी एक एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ और उसके आगे अगर मैंने एक ऑपरेटर साइन लगा दिया है, इसका मतलब मुझे उसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लेना है। ठीक है। नेक्स्ट रेशियो इज b/h। हमने कल देखा था कि ऐसे एक ट्राइंगल में ऐसे 6 रेशियोज पॉसिबल हैं जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ठीक है। अगला रेशियो है इज b/h। तो b/h को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज में लेते हैं कोस थीटा, यानी कि कोस वापस से एक ऑपरेटर है, लेकिन अगर कोस लग गया ना, इसका मतलब हमें उस ट्राइंगल का बेस और हाइपोटेनस का रेशियो लेना है। इन द सेम वे थर्ड ऑपरेटर इज टेन थीटा। टेन थीटा हमें बताएगा कि हमें उस ट्राइंगल का बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो लेना है, दैट इज p/b। फोर्थ रेशियो इज कोसेक थीटा। ये हमें बताएगा कि हमें रेशियो लेना है हाइपोटेनस अपॉन p, मतलब कि जस्ट इसका उल्टा देखो, p/h और ये हो गया h/p। कोस थीटा का अपोजिट है h/b। जैसे कोस थीटा है b/h, तो इसका अपोजिट h/b। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं सेक थीटा। लास्ट रेशियो इज कोट थीटा। कोट थीटा का मतलब है हमें रेशियो लेना है बेस और परपेंडिकुलर, क्योंकि ठीक टेन थीटा के अपोजिट है। ठीक है। तो ये हमारी 6 रेशियोज हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ये 3 मेजर और ये फिर 3 इसके अपोजिट, साइन का कोसेक, कोस का सेक और टेन का कोट। ठीक है। अब इसको याद करने के लिए लोग तरह तरह के निमोनिक्स याद रखते हैं। उसमें से एक फेमस निमोनिक्स ये वाला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इसका मतलब वो देखो, ये पंडित का पी, बद्री का बी और प्रसाद का पी, हर का एच, फिर हर का एच और बी, बोल का बी। यानी कि पहला रेशियो बना p/h। ये p/h किसको रिप्रेजेंट करता है? p/h रिप्रेजेंट करता है साइन को। एक्चुअली ये है साइन थीटा। b/h किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे देखो b/h रिप्रेजेंट करता है कोस को। एक्चुअली में ये वाला है कोस थीटा। इन द सेम वे ये p/b किसको रिप्रेजेंट करता है? हम बोलेंगे सर ये तो टेन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये वाला जो रेशियो है ना, ये है टेन ऑफ थीटा। तो ये बस एक निमोनिक्स है, बस याद रखने में हेल्पफुल होगा। ये 3 रेशियो जैसे मिल गए, इसके अपोजिट हमको पता है h/p, दैट इज कोसेक। कोस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कोट। ठीक है। तो बस ये एक निमोनिक्स है, अलग अलग निमोनिक्स यूज होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं, कुछ लोग ऐसे याद रखते हैं, p b p और फिर ये h और फिर ये b। तो ये याद रखने का तरीका होता है, पाकिस्तान, भूखा, प्यासा,
हिंदुस्तान हरा भरा। जिनको पाकिस्तान से ज़्यादा ही दिक्कत है ना, वो इसको याद रख सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये पी अपॉन एच साइन थीटा, बी अपॉन एच कोस थीटा, पी अपॉन बी एन थीटा। बाकी जो बच गए ये इसके अपोजिट। आपके ऊपर डिपेंड करता है इसको कैसे याद रखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रिकॉशन है, देखो प्रिकॉशन में क्या लिखा हुआ है, बी केयरफुल वाइल चूजिंग परपेंडिकुलर एंड बेस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपके ना एनसीईआरटी बुक आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज देखो मैं इस थीटा के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, इस थीटा के रेस्पेक्ट में ये जो साइड होता है ना, इसको बोलते हैं बेस, या फिर इसको एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं, जो बगल में है उसके। ठीक है। और ठीक इसके अपोजिट वाला साइड जो कि है परपेंडिकुलर दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं अपोजिट, क्योंकि जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे होते हैं ना, ये ठीक इसके अपोजिट में आता है। तो ये हुआ इसका अपोजिट और ये हुआ इसका एडजेसेंट। ठीक है। तो अगर b अपॉन एच को मैं एडजेसेंट अपॉन अपोजिट लिख दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही कहीं p अपॉन बी लिखा हुआ है, p अपॉन बी लिखा हुआ है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, p मतलब अपोजिट और b मतलब एडजेसेंट। ठीक है। अब अगर थीटा को मैं ना यहाँ ले लेता हूँ, देखो थीटा यहाँ चला गया, जैसे मान लो ये थीटा यहाँ 30 था, तो मैं 30 के रिस्पेक्ट में बात कर रहा था। तो अगर ये 30 है और ये 90 है तो ये वाला 60 होगा। ठीक है। तो अगर ये वाला 60 होगा ना, तो अगर मैं इस 60 एंगल के रिस्पेक्ट में बात करूं, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो फिर सीन थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ ना, इसके रिस्पेक्ट में, फिर ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। लेकिन अगर इस थीटा को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो फिर मेरा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब इस थीटा के अपोजिट में ये है, तो ये है मेरा परपेंडिकुलर, और इसके बगल में यानी कि एडजेसेंट में ये है, तो ये है मेरा बेस। ठीक है। बस ये ध्यान आपको रखना है, जिस एंगल के रेस्पेक्ट में बात हो रहा है ना, बस आप वहाँ चले जाओ, उस एंगल के जो एकदम ठीक अपोजिट में साइड मिलेगा वो आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा, और उसके ठीक बगल में जो साइड मिलेगी ये आपका बेस का काम करेगा। तो ये ध्यान आपको रखना होगा व्हेनेवर यू आर राइटिंग दिस रेशियोज। ठीक है। क्योंकि इस ट्रायंगल को मैं अगर फ्लिप करता हूँ ना, देखो होता क्या है ना, ये ट्रायंगल को मैंने अगर ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ऐसे अगर घुमा दिया, तो अब देख सकते हो थीटा अब यहाँ आ गया, और जो पहले परपेंडिकुलर का काम करता था अब वो बेस बन गया, और जो पहले बेस का काम करता था वो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर बन गया। ठीक है। तो ये आपको एक प्रिकॉशन लेना है कि परपेंडिकुलर और बेस ना फ्लिप कर सकते हैं, कब, जब हम थीटा के रेस्पेक्ट में ना अलग अलग थीटा के रेस्पेक्ट में बात करें। इसके बारे में अगर इस थीटा के रेस्पेक्ट में बात करें, ये अपोज परपेंडिकुलर, ये बेस, इसके रेस्पेक्ट में बात करें तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। बस इतना ध्यान आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके ना बुक में एक बहुत अच्छी यहाँ पे ना एक इंफॉर्मेशन दी हुई है। द फर्स्ट
use of idea of sine in the way we use today was in the work of Aryabhatyam by Aryabhatt। आपको पता है ना आर्यभट्ट, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि he discovered zero, ठीक है। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी आर्यभट्टियम इन 500 AD। तो वहाँ में ना पहली बार इस साइन का जिक्र मिलता है, जो आज हम जैसे इस साइन का यूज़ करते हैं ना, पहली बार इनकी बुक आर्यभट्टियम में मिलता है, जहाँ पे ना इन्होंने साइन के लिए एक वर्ड यूज़ किया था अर्धजया फॉर हाफ कोड। अब ये कोड क्या होता है, एक सर्कल है, तो ये वाला पोर्शन इसको कोड बोलते हैं। अब इसके हाफ, इसका हाफ मतलब ये वाला, अर्ध मतलब आधा, हाफ कोड के लिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया था अर्धजया, विच वॉज शॉर्टेंड टू जया, जो कि बाद में जया बोला गया और जीवा बोला गया इन ड्यू कोर्स। मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा ना, ये जया से जीवा हो गया। व्हेन द आर्यभट्टियम वाज ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक, अभी हमें अरब्स के लोग आते थे, इंडिया में मैथ सीख के जाते थे, ठीक है। तो वो जब यहाँ आए, तो जब यहाँ से सीख के गए, तो उन्होंने अरेबिक में उस वर्ड जीवा को ना जीवा ही रखा। They retained as it is. The word jiva was translated into sinus, which means curve, when the Arabic version was translated into Latin. लेकिन जब ये अरेबिक वर्जन था, जिसमें उन्होंने आर्यभट्ट जी ने जो वर्ड यूज़ किया था जीवा, उसको एज इट इज़ यूज़ किया था। जब इस अरेबिक बुक का, अरेबिक वर्जन का ट्रांसलेशन हुआ लैटिन भाषा में, फिर उन्होंने जीवा को ना साइनस कर दिया, और फिर साइनस से साइन हो गया, जो आज हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इंग्लिश प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एडमंड गंटर फर्स्ट यूज द एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ साइन। अब इसी साइन का ना ये एब्रिविएटेड फॉर्म है जो आजकल हम यूज़ करते हैं ना, साइन, दिस इज द एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ साइन। वैसे ही जो कोस यूज़ करते हैं ना, दिस इज द एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ कोसाइन। अब ये को इसके आगे लगा हुआ ना, को का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री आपने पढ़ रखा होगा, ठीक वहीं से कुछ ये रिलेटेड है, ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको अभी ऐसे छोड़ देते हैं। वैसे ही टेन इज द एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ टेंजेंट। अब ये टेंजेंट वर्ड ना वो सर्कुलर सिस्टम से आया है। जैसे एक सर्कल है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे कट करती है ना, इसको बोलते हैं हम टेंजेंट, जो कि आप सर्कल चैप्टर में पढ़ोगे, या अगर आपको पता होगा तो ठीक है, ठीक है। तो टेन मतलब टेंजेंट से आया है। इन द सेम वे सेक जो है ना, सिकेंड से आता है, वापस से वही सर्कुलर सिस्टम। सिकेंड मतलब एक ऐसा लाइन जो एक सर्कल को ना दो पार्ट पे कट करे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं सिकेंड। वैसे ही कोसिकेंट, कोसेक जो वर्ड है ना, वो एब्रिविएटेड फॉर्म है वो सिकेंड का। अब देखो सिकेंड तो यहाँ से था, इसके आगे को लगा हुआ है, मतलब ये है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सिकेंड, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सिकेंड। वैसे ही कोट, कोट जो है ना वो एब्रिविएटेड फॉर्म है को टेंजेंट का, जैसे हमने इसका टेंजेंट देखा था। अब इसी का कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट, को मींस कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट इज को टेंजेंट। तो ये सब सारे एब्रिविएटेड फॉर्म है इन सब के, ठीक है। वही चीज़ यहाँ लिखा भी हुआ है, देखो द ओरिजिन ऑफ टर्म कोसाइन एंड टेंजेंट वाज मच लेटर। मैंने आपको बताया था ना कि ये एक दिन में चीज़ें डेवलप नहीं होती है, बहुत सालों की मेहनत, जनरेशन लग जाते हैं, तब जाके ये चीज़ें डेवलप होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री तो डेवलप राइट एंगल ट्रायंगल से हुई, फिर इसको एक्सटेंड किया गया सर्कुलर सिस्टम में, और फिर उसी सर्कुलर सिस्टम से ये सब नाम आए हैं, टेंजेंट वगैरह, सिकेंड वगैरह, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है, देखो कोसाइन एंड टेंजेंट वाज मच लेटर। The cosine function arose from the need to compute the sine of the complementary angle.
अब ये जो साइन फंक्शन होता है ना, क्लास 11 में जाओगे तो साइन फंक्शन उसका आप ग्राफ बनाओगे ना, तो एक ऐसा वेवी ग्राफ बनता है इसका, ऐसा वेव टाइप का ऐसा ग्राफ बनता है। इसी साइन का मतलब ये होता है वेवी, तो वहीं से इसका नाम आया हुआ वेवी यानी कि साइन। तो इस ग्राफ के नाम पे इसके नाम को साइन रखा गया, ठीक है। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो जाएगा कोसाइन। In 1674, the English mathematician Sir Jonas More first used the abbreviated form cos। अब उसी को बाद में जो कोसाइन था ना, उसको शॉर्ट फॉर्म में कोस पहली बार यूज किया सर जोनस मोरे। ये इसके डेवलपमेंट की कहानी थी, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ एक इम्पोर्टेंट बात हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग अगले वीडियो में स्टार्ट होगा। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जैसे कि ये वाला, इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस होता है ना वो सबसे बड़ा साइड होता है। हाइपोटेनस इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड, ये आप कहीं लिख के रख लेना। ऐसा क्यों होता है ना, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा साइड 90 डिग्री हो सकता है, बाकी ये दोनों साइड होंगे ना ये हमेशा इससे छोटे ही होंगे। क्यों ऐसा होगा, सोचो क्यों ऐसा होगा। क्योंकि अगर ये 90 है तो दूसरा एंगल तो 90 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा हो गया ना, वो 90 से बड़ा हो गया, इन दोनों का सम, सपोज ये C 90 से बड़ा हो गया, इन दोनों का सम ही 180 से बड़ा हो जाएगा। और हमको पता है एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब C तो 90 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये 90 भी हो सकता है क्या, देखो अगर ये 90 हो गया, ये 90 हो गया ना, तो ये 180 हो जाएगा, तो फिर इसको 0 डिग्री होना पड़ेगा, तो फिर एक ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, 90 से छोटा ही होना होगा। इन द सेम वे इसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, 90 से छोटा ही होना होगा। जब ऐसा होगा तो ये एंगल ही सबसे बड़ा होगा, और जो एंगल सबसे बड़ा होता है ना उसके ठीक अपोजिट वाला जो साइड होता है वो भी सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अब इसके अपोजिट वाला साइड तो हाइपोटेनस है, ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है। इसको ऐसे भी आप सोच सकते हो, देखो जैसे कि ये एंगल है, ये कुछ भी है, ठीक है। इस एंगल के अपोजिट वाले साइड को जब मैं मिलाऊंगा तो एक ट्राइंगल बनेगा। अब ये एंगल का माउथ अगर ज़्यादा ओपन है ऐसे, तो ये साइड भी बड़ा हो जाएगा। ये अगर और ज़्यादा ओपन हो तो ये और बड़ा हो जाएगा। ये अगर और ज़्यादा ओपन हो तो ये और बड़ा हो जाएगा। यानी कि जो एंगल जितना बड़ा होगा ना उसका माउथ उतना ही ओपन होगा, उसके अपोजिट में जो साइड होगा ना वो उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक से आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए ना हमारा जो हाइपोटेनस है दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, और बाकी बेस और परपेंडिकुलर ना ये आपस में फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप का मतलब अगर ये ट्राइंगल ये ऐसे है, इसको मैं फ्लिप कर दूँ, फ्लिप करने का मतलब मैं इसको ऐसे कर दूँ, ऐसे कर दिया, इसको घुमा दिया मैंने, तो देखो ये जो था ना परपेंडिकुलर वो बेस बन गया, जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है। इन दोनों की आपस में फ्लिपिंग हो सकती है परपेंडिकुलर और बेस की, लेकिन हाइपोटेनस तो अभी भी वही रहा, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये रेशियो पे फर्क डालेगा, ये रेशियोज की वैल्यू पे फर्क डालेगा, ठीक है। आप बस इसको इतना ध्यान रखो, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ से आपको पता चलेगा ये बातें हम क्यों सीखी थी, ठीक है। थैंक यू। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।